जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रश्न जो होते हैं हमारे यानी प्रश्नवाचक प्रश्न होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। जैसा भी अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा तो दो प्रकार से करेगा, एक तो ऐसे प्रश्न करेगा जिनका उत्तर आपको डिटेल में देना होगा, और एक दूसरा प्रश्न वो इस प्रकार से करेगा कि आप हाँ या ना में उत्तर दे सकेंगे। बहुत आसानी से, आपको ज्यादा कुछ उसमें रामायण कथा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बात किया यस या नो टाइप्स। तो यस या नो टाइप्स क्या होते हैं? यस या नो टाइप्स में आप सीधा सा सिंपली आप क्या करते हैं, बहुत इजीली आप किसी को आंसर कर देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम मांसाहारी हो, तो आप सीधा मना कर सकते हैं, हाँ तो यस, अगर नहीं है तो नो। क्या आप सेब खाते हैं, तो यूजुअली हर आदमी सेब खाता है तो आप यस ही करेंगे। या मैं आपसे पूछूं कि क्या आप दिल्ली रहते हैं, तो आप दिल्ली नहीं रहते, तो आप कैसे कहेंगे यस, आप सिंपली करेंगे नो। ठीक है, तो जिन प्रश्नों का जवाब आप केवल हाँ या ना में दे दें उन्हीं को हम सीधी सी भाषा में क्या कहते हैं, यस या नो टाइप्स। यस या नो टाइप्स यानी क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, और कुछ नहीं है। क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, यस या नो टाइप्स कहलाते हैं। इनको बनाने के लिए आप व्हाट का प्रयोग पहले नहीं करते हैं, व्हाट का प्रयोग आप पहले नहीं करते हैं। यानी क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या का प्रयोग ही नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? फिर सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब, टेंस की क्या है, डू डज है, तो आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस को भी ट्रांसलेट करना है उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगा देंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट ले लेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपका ये स्ट्रक्चर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं WH फैमिली टाइप्स की। इसे WH फैमिली टाइप्स बेसिकली कहा क्यों गया, इसे WH फैमिली टाइप्स सिर्फ एक रीजन से कहा गया, क्यों? क्योंकि व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच और होम, इन सब में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? WH, 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 WH और WH। ये WH जो है ये सभी शब्दों में कॉमन है, सभी वाक्यों में। is the only reason this is called as WH family types। यही एक कारण है कि इसे हम WH family types प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जो WH family types के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्यों के बीच में आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं। जैसे कि अगर आपसे एक मैं बोलूं बात कि वह सुबह कहाँ जाता है, वह सुबह कहाँ जाता है, वह सुबह कहाँ जाता है। ठीक है, वह सुबह कहाँ जाता है। मैंने आपसे एक सीधा सा प्रश्न किया, वह सुबह कहाँ जाता है, तो आप लोगों ने देखा कि कहाँ हमारे वाक्यों के बीच में आया ना, यानी कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, और वेयर कहाँ आया, बीच में आया। ठीक है, अब बात करें अगर हम यस या नो टाइप्स की, तो यस या नो टाइप्स प्रश्न कैसे बनेगा हमारा, क्या वह सुबह पार्क जाता है, क्या वह सुबह पार्क जाता है, तो यही तो बनेगा हमारा यस या नो टाइप्स। बताइए, यही तो बनेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा WH फैमिली टाइप्स। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये रूल दिया गया है, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने WH फैमिली टाइप्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस की क्या है हमारी, डू या डज है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में आप B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत इजी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, आप ये स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पर उपलब्ध कराए गए जो हमारे वाक्य होंगे उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के आप लोग जानते भी होंगे, एक वर्ड कहा गया है, देयर इज अ सेइंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस यानी क्या, अभ्यास, लगातार अभ्यास जो होता है वो एक मनुष्य को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना देता है। किसी को भी, कोई मनुष्य ही नहीं, कोई जानवर भी अगर लगातार किसी चीज की प्रैक्टिस करता है, तो जैसे एक आप लोगों ने हिंदी कविता सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो रुको जरा, सब्र करो। जब सिल पर यानी पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, उस रस्सी की वजह से बार बार रस्सी उस पर आ जा रही है ना, रस्सी बार बार उस पत्थर से टकरा रही है, और इस वजह से जब पत्थर में
जब पत्थर में निशान पड़ सकता है तब तो आपकी बुद्धि तो बहुत ज्यादा कोमल है, आपका जो दिमाग है, तो जो आपका दिमाग है वो दिमाग तो उससे भी ज्यादा कोमल है। यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर होइए। आप क्या कीजिए, लगातार चीजों से कनेक्टिविटी बनाए रखिए, लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, लगातार एक्सरसाइज करते रहिए, चीजों का जो भी सब्जेक्ट्स है उन चीजों में लगातार इन्वॉल्व रहिए, तभी तो आप उसमें परफेक्ट हो पाएंगे। बताइए, अगर आप एक धनुष लीजिए, ठीक है, और आप उठकर आज निशाना लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए बिल्कुल भाला फेंक प्रतियोगिता आप लोगों ने देखी होगी, गोल्ड मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा, तो आप लोगों ने देखा होगा जज्बा जुनून बहुत आया होगा, लेकिन आप लोग 1 मीटर पर भी, या 1 मीटर छोड़िए 10 मीटर पर भी आप लोग अच्छे से नहीं लगा सकते हैं ना। आप लोग 10 मीटर पर भी अच्छे से निशाना नहीं लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना। A man can make everything possible। तो वही चीज है कि आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लगातार, उन्हीं चीजों की वजह से आप लोग धीरे धीरे इन चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को अंग्रेजी समझ में आएगी। अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेज की, कि उन सेंटेंसेज को आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आप मैं 2-4 सेंटेंस लिख लेता हूँ, जिससे पहला लिखता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे सेंटेंसेस से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। जैसे वह जाता है, वह जाता है, इससे ज्यादा छोटा सेंटेंस और क्या हो सकता है, वह जाता है, तो वहां की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। और ही हमारा क्या है, रूल ने क्या बताया, रूल ने बताया कि ही सी इट के साथ में, यानी सिंगुलर नंबर भी है, ही क्या है, सिंगुलर नंबर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो इसके साथ में यानी जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे यस जोड़ देंगे, तो गो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम लगा देंगे यस, ही गोज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ले अगर, तो वह बाजार जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, वह बाजार जाता है। अब बात करें वह बाजार जाता है, ये कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, पहले हम कर्ता लिखेंगे, काम करने वाले को पहले प्रायोरिटी देते हैं तो उसे हम लिख देंगे ही, और फिर जाना यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को पहले लिखेंगे, उसके बाद में ही के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, ही गोज, ठीक है। अब अगर बात करें कि हम क्या लिखेंगे, अब अगर हम बात करें कि हमारे वर्ब के बाद में क्या आएगा, तो रूल आप लोगों ने पढ़ा ही है, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू दी मार्केट, वो कहाँ जाता है, वो बाजार जाता है, he goes to the market, ठीक है। अब अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है। वह बाजार नहीं जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और बाजार नहीं जाता है कौन, वह, तो यानी एक नंबर है, यानी एक वचन सिंगुलर, यानी सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लगा लेंगे इसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट, ही डज नॉट या डजंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, मैं डज नॉट लिख रहा हूं, आप डजंट भी प्रयोग कर सकते हैं, ही डजंट गो टू दी मार्केट, ही डजंट गो टू दी मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाने का प्रयास करें, तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्या वह बाजार जाता है,